दिन में चांदी का 4 मंजिला घर, रात में भूतिया हवेली। चलो चलो सभी पैसेंजर दरवाजे के पास आ जाओ, भूतिया गांव, ओ सॉरी चौनपुर गांव आ गया। सभी पैसेंजर्स बस से नीचे उतर जाते हैं और अपना सामान लेकर चौनपुर गांव की तरफ जाने लगते हैं। अरे मैं तो बहुत थक गया इस बस में सफर करते करते। ओहो, लेकिन ये लोग इतनी जल्दी जल्दी क्यों भागे जा रहे हैं, जैसे कोई उनकी ट्रेन छूटने वाली हो। अब तो इन्हें अपने घर ही जाना है, और चौनपुर गांव रह ही कितना गया है दूर। तभी निखिल को धक्का मारते हुए एक आदमी अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, अरे इतने आराम से क्यों चल रहा है, तुझे घर नहीं जाना जिंदा है? शाम के 6 बज चुके हैं, अगर और देरी हुई तो कुछ भी हो सकता है। निखिल को यह मालूम ही नहीं था कि वो आदमी आखिर किस बारे में बात कर रहा है। वो तो अपनी मस्ती में चले जा रहा था। कुछ दूरी पर चलते चलते उसे एक अचानक से भूतिया हवेली दिखाई दी, जिसके चारों तरफ मकड़ी के जाले, काला अंधेरा और अजीब सी चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, जो यहाँ रुकेगा उसी को अपना बना लूंगी, नहीं छोड़ूंगी। बचाओ, अरे बचाओ, कोई हमें बचाओ, हमें यहाँ से निकालो, हम यहाँ कैद हैं, कोई हमारी मदद करो। लगता है यहाँ कोई मुसीबत में है, ये लोग किसी की मदद क्यों नहीं कर रहे, और ये सारी आवाज इस अजीब सी भयानक हवेली के अंदर से आ रही हैं। पास से गुजरते हुए एक औरत कहती है, अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। जिस हवेली की तरफ तुम देख रहे हो, ये हवेली कोई मामूली नहीं बल्कि एक भूतिया हवेली है। वो औरत निखिल को इतना समझा ही रही थी कि अचानक से वहाँ उनकी तरफ एक बहुत तेजी से हवा का काला झोंका आता है, और अचानक ही देखते वो मिट्टी के पुतले में बदल जाते हैं। नहीं छोड़ा उस चुड़ैल ने इन दोनों को भी, अरे नहीं छोड़ा, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको अपना शिकार बना लेगी। देखते ही देखते वो मूर्ति गायब हो जाती है, और उसी भूतिया हवेली के गार्डन में, जहाँ बहुत सारी पहले से ही मिट्टी की मूर्ति मौजूद थी, वहीं पर वो प्रकट हो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होने लगता है तो सूरज की पहली किरण पड़ते ही भूतिया हवेली 4 मंजिला चांदी के घर में बदल जाती है, जिसकी तेज रोशनी से गांव के सभी लोग अपने घर के दरवाजे और खिड़की खोलते हैं। जब तक चांदी का 4 मंजिला घर चमचमाना उठे, सुबह घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं। सही कहा बहन तुमने, पता नहीं इस चांदी के 4 मंजिला घर से कब छुटकारा मिलेगा। तभी गांव में से किसी के रोने की आवाज आती है। हे भगवान, मेरा लड़का कहाँ गायब हो गया। रात को वो बस से पहली बार गांव आ रहा था, रास्ते में कहीं गायब हो गया। जरूर गलती से वो 4 मंजिला चांदी के घर में चला गया होगा। मुझे अपने बेटे को ढूंढ के लाना होगा। मैं अपने बेटे को ढूंढने के लिए उस चांदी के घर के अंदर जरूर जाऊंगी। और ये बहन जानती हो ना, जो भी उस 4 मंजिला चांदी के घर में जाता है वो वापस लौटकर कभी नहीं आता। फिर भी तुम उसके अंदर जाने की बात कर रही हो। अरे मैं तो क्या करूं, मेरा तो जवान लड़का ही चला गया। उसको लक्ष्मी डायन पिशाचिनी ने मेरा लड़का मुझसे चुरा लिया। गांव के अरे भाई मैं तो सच कह रहा हूँ, तुम लोगों को मेरी बात माननी है तो मानो, वरना मत मानो। मैं जानता हूँ कि जो उस घर में जाता है वो चांदी चुराकर अपनी जिंदगी बनाने शहर पहुंच जाता है, इसलिए तो गांव में वापस नहीं आता। और अगर हम उधर जाने के बाद वापस शहर नहीं आए तो हमारा क्या होगा? हमारे तो बीवी बच्चे भी हैं। अरे चिंता क्यों कर रहा है, हम एक साथ चलेंगे, कोई परेशानी हुई तो एक साथ डट कर सामना करेंगे। इस तरह वो सभी दिन में ही चांदी के 4 मंजिला घर जाते हैं। बाहर वही बूढ़ा आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है। अरे अंदर मत जाओ, अंदर जाना खतरा है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अंदर जाओगे तो वापस फिर कभी लौट कर नहीं आओगे। अरे हट जा हमारे सामने से, आज तो हमें भी भगवान अमीर होने से नहीं बचा सकता। बहुत गरीबी देख ली, अब और यहाँ गरीबी नहीं देखूंगा। वो सभी चांदी के 4 मंजिला घर से अंदर चले जाते हैं। कोई भी बूढ़े आदमी की बात नहीं सुनता। अंदर जाने के बाद दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इसके बाद उनके सिर्फ चीखने और चिल्लाने की ही आवाज बाहर आती है। बचाओ, बचाओ, कोई हमें यहाँ से बाहर निकालो, हम फंस गए हैं, कोई हमें बाहर निकालो। आवाज सुनते ही बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि उनके साथ भी वही हुआ जो बाकी सबके साथ हुआ। इसी तरह उसी गांव में बाहर से कुछ टूरिस्ट लोग आते हैं। ओह माय गॉड, लगता है हम उस गांव पहुंच गए जहां चांदी का 4 मंजिला घर है। या सही बोलती हो, चलो चलते हैं।
कुछ दूरी पर जाने के बाद उन्हें दिन की रोशनी में 4 मंजिला चांदी का घर चमकता हुआ नजर आता है, जिसे देखते ही उनके मन में भी लालच आ जाता है। आज तो मजा ही आ गया। मैं तो अपनी मैगजीन में ये सिल्वर हाउस जरूर डालूंगा। मेरी मैगजीन जरूर फेमस होने वाली है। चलो अब अंदर चलते हैं, देरी किस बात की है। वो सभी अंग्रेजी टूरिस्ट चांदी के 4 मंजिला घर के अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें अचानक से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है, जो बहुत ही भयानक होती है। बचाओ बचाओ, हमारी मदद करो, हमें यहाँ से बाहर निकालो, हम यहाँ कैद हो गए हैं, कोई हमारी मदद करो। बचाओ बचाओ, हमारी मदद करो, हमें यहाँ से बाहर निकालो, हम यहाँ कैद हो गए हैं, कोई हमारी मदद करो। आई एम वेरी स्कैर्ड, लगता है अंदर कुछ गलत है। गाइस चलो वापस चलते हैं। तभी टोनी को एक आवाज आती है, आ जाओ, अंदर आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी, आओ अंदर आओ। You guys want to go? तो तुम जाओ, मैं तो अंदर जा रहा हूँ। टोनी के पीछे पीछे वो सभी भी अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि चारों तरफ चांदी ही चांदी होती है, और चांदी इतनी चमक रही थी कि न चाह कर भी उनके मन में लालच आ जाता है। अमेजिंग, यकीन नहीं होता, आखिरकार हम अंदर आ ही गए, इतनी सारी चांदी ही चांदी है यहाँ पर। तभी एक बहुत भयानक चुड़ैल अपनी आवाज में हंसते हुए उनके सामने आती है। अंदर तो आ गए, बाहर कैसे जाओगे? चुड़ैल को देखते ही वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। छोड़ो हमें, घोस्ट, जाने दो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस यहाँ मैगजीन के लिए ही आया था, मुझे माफ कर दो घोस्ट, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा। प्लीज लीव अस प्लीज। अंग्रेजी टूरिस्ट को देखकर चुड़ैल और भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तुम जैसे लालचियों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी और ना ही माफ करूंगी। चुड़ैल इतना बोलते ही उनके पास आने लगती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने के लिए चांदी के दरवाजे के पास आते हैं और इससे स्पर्श करते हैं, चांदी को स्पर्श करते ही मिट्टी की मूर्ति में बदल जाते हैं। जो भी मेरी चांदी का लालच करेगा उसके साथ तो यही हाल होगा, कोई नहीं बचेगा, सबको मार डालूंगी, कोई लालची मुझसे नहीं बचेगा। चुड़ैल की भयानक आवाज पूरे गांव में हर घर के आसपास गूंजती है, जिसके चलते सभी लोग डर के मारे थर थर कांपते हैं। धीरे धीरे शाम होने लगती है और शाम के 6 बजे के बाद से चांदी के 4 मंजिला घर भूतिया हवेली में बदल जाता है। गांव में एक आंगन में एक बच्चा खेल रहा होता है, तभी उसे चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कोई है तो हमें यहाँ से बाहर निकालो, हमारी मदद करो, हम आज के बाद लालच नहीं करेंगे, हमें बचा लो। कोई है तो हमें यहाँ से बाहर निकालो, हमारी मदद करो, हम आज के बाद लालच नहीं करेंगे, हमें बचा लो। कोई नहीं बचेगा, कोई बचाने नहीं आएगा तुम्हें। वो बच्चा अचानक से खेलते खेलते चुपचाप खड़ा रह जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। इतने में उसकी माँ आती है और उसे देखकर पूछती है, अरे क्या हुआ मेरे लाल, तू इतना डर क्यों रहा है? माँ, हवेली से आवाज आ रही है, कोई मदद की पुकार लगा रहा है, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। यह सुनते ही ममता हैरान हो जाती है। वो अपने बच्चे को घबरा कर छूने लगती है। वो देखती है कि कहीं औरों की तरह उसका बच्चा भी मिट्टी के पुतले में तो नहीं बदल गया। नहीं बेटा, उस भूतिया हवेली की तरफ ध्यान मत दे, वो भूतिया हवेली बहुत खतरनाक है, उसने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। चल अंदर चल बेटा, अंदर चल। ममता अपने बच्चे को घर में ले आती है और अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद कर देती है। इसी तरह गांव के सभी लोग 6 बजे के बाद अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दिया करते थे। अगले दिन जब सवेरा होता है तो सुबह की किरणें पड़ते ही भूतिया हवेली चांदी के 4 मंजिला घर में तब्दील हो जाती है। उसी दिन गांव के सभी लोग इस बार इकट्ठा होते हैं। पर बेटा, विदेश से जब लौटा था तो उसे आखिरी बार देख भी नहीं पाया था। वो गांव तक तो आया लेकिन घर तक नहीं आया, और ऐसे ही इस गांव के कई सारे घरों के लोग गायब हो चुके हैं। आधे से ज्यादा गांव हमारा खाली हो चुका है। तो सरपंच जी, आप कुछ करते क्यों नहीं हो?
अब ये मामला सरपंच के हाथ में नहीं है। अब तो हमारी मदद सरकार ही कर सकती है। हमें पुलिस को इस बात की खबर देनी होगी। हाँ बहन, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। अब यह मामला पुलिस के हाथों में ही जाना चाहिए। गांव के सभी लोग सरपंच के साथ मिलकर पुलिस के पास जाते हैं और गांव के उन सभी लोगों की रिपोर्ट लिखवाते हैं जो काफी समय से 4 मंजिला चांदी के घर में जाने के बाद गायब हो गए हैं। यकीन नहीं हो रहा, गांव के इतने सारे लोग गायब हो चुके हैं और आप लोगों ने इतने दिन में हमें बताया। हाँ, इतने दिनों तक क्यों नहीं बताया? आप लोग चिंता मत करो, लेकिन पुलिस आपके साथ है और हम उस 4 मंजिला चांदी के घर में जाकर सभी को बाहर निकाल लाएंगे। पुलिस की पूरी टीम 4 मंजिला घर में जाती है। दिन के समय 4 मंजिला चांदी का घर इतना चमक रहा होता है कि उसकी चांदी की चमक देखकर सभी पुलिस वाले हैरान थे। अरे वाह, इस गांव में रहते रहते मैंने कभी ये 4 मंजिला चांदी का घर नहीं देखा। यह तो करोड़ों रुपए का घर है। चलो अंदर चलते हैं। अंदर जाने से पहले बूढ़ा आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है। अरे बेटा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मत जाओ अंदर। अंदर जाने के बाद वापस नहीं आओगे। तुम भी बाकियों की तरह मिट्टी की मूर्ति बन जाओगे। पुलिस बूढ़े आदमी की एक नहीं सुनती, उसे साइड कर देती है और पूरी टीम अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद चांदी का दरवाजा बंद हो जाता है। अरे बाप रे बाप, ये 4 मंजिला घर कितना ऊपर तक है। यहाँ तक तो हर एक चीज ही चांदी से बनी हुई है। पुलिस इतना बोल ही रही थी कि 4 मंजिला घर के अंदर चारों तरफ उड़ती हुई हवा में चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। चारों तरफ जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और उन्हें बहुत डर लगने लगता है। आ गए तुम लोग, तुम्हारा ही तो इंतजार था। ये सारी चांदी तुम्हारे लिए ही है, जाओ ले जाओ। अरे तू तो बड़ी ही दयावान चुड़ैल निकली। इतनी सारी चांदी हमारे लिए? लगता है लोग यहाँ से चांदी लेकर फरार हो जाते हैं, तभी तो हाथ नहीं आते। चलो तुम सब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जितना हो सके उतनी चांदी इकट्ठी कर लो। पुलिस के इशारे पर सारी पुलिस टीम चांदी उठाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो चांदी को स्पर्श करते हैं वो सभी वहां खड़े खड़े मिट्टी की मूर्ति में बदल जाते हैं। इंसानों को बेवकूफ बनाना कितना आसान काम है। इतने में चुड़ैल गायब हो जाती है और वहां से मूर्तियां भी गायब होकर गार्डन में लाइन के साथ प्रकट हो जाती हैं। इधर गांव के बाहर सभी लोग चांदी के 4 मंजिला घर के दरवाजे के सामने खड़े इंतजार कर रहे होते हैं। सभी पुलिस वालों को गए हुए काफी समय हो गया है, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? शायद कोई सुराग ढूंढ रहे होंगे। कहीं उनका भी वही हाल तो नहीं हुआ जो बाकी सबका हुआ है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गांव के लोगों को सुबह से धीरे धीरे शाम होने लगती है। सभी बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। शाम होते होते जब 6 बजने को समय आता है तो उन्हें मदद के लिए पुकारने की आवाज आती है। अरे कोई तो निकालो हमें यहाँ से, हम तड़प रहे हैं, हमारी मदद करो, हम यहाँ कैद हो गए हैं। ऐसी दर्दनाक आवाज सुनकर वो बूढ़ा आदमी फिर से गांव वालों के पास आ जाता है। अब तो सिर्फ अघोरी बाबा ही हमारी मदद कर पाएंगे, जो आज भी कई सालों से काली पहाड़ी के पीछे तपस्या कर रहे हैं। अरे जाओ, उनसे मदद मांगो। बूढ़ा आदमी गांव वालों को अघोरी बाबा के बारे में बताता है। गांव वाले मदद मांगने के लिए काली पहाड़ी के पीछे अघोरी बाबा की गुफा में आ जाते हैं। अघोरी बाबा, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हो, हमें उस चुड़ैल से मुक्ति दिला दो। हमारा पूरा गांव खाली हो गया है, कोई नहीं बचा। अघोरी तपस्या में से उठ खड़े होते हैं, उनकी आंखें लाल होती हैं। ओ चुड़ैल ऐसे किसी को नहीं छोड़ने वाली, ये सिलसिला कई सालों पहले शुरू हुआ। मेरे जितने अमीर कोई नहीं हो सकता। मेरे पास ये 4 मंजिला मकान है जो चांदी का बना हुआ है, और इसके साथ साथ मेरे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन चांदी से बनी चीजें हैं। बेशर्म सास लाई बेटे की बारात। अब बस बंद भी करो सासू माँ, और कितने ठुमके लगाओगी? आज क्या डांस फ्लोर तोड़ कर मानोगी, या नागमणि लेके मानोगी, या बोलो तो बेशर्मी का खिताब दिलवा दूं? शर्म नाम की कोई चीज है भी कि नहीं आप में? आखिर क्यों शिवांगी सरेआम इतने सारे लोगों के बीच में अपनी सास शकुंतला को बेशर्म बोल रही है? क्यों शिवांगी अपनी सास पर इतनी हाई पर है? तो चलिए देखते हैं। मोहल्ले के नुक्कड़ पर शकुंतला एक हाथ में झोला और दूसरे में अखबार लिए खड़ी होती है और फोन में बार बार अपने चेहरे को देखकर बोलती है, ये लाल चटक लिपस्टिक में मेरे होंठ कितने चमक रहे हैं। मोहल्ले के जवान लड़के उसे ऐसा करते देखकर हंसते हैं। बेशर्मी से मुस्कुराकर शकुंतला उनसे बातें करती है।
अरे ओ लड़के, ऐसे क्या देख रहे हो? खुलकर तारीफ कर दो, कहर ढा रही हूँ ना मैं। अरे काकी, आप तो रोज की तरह आज भी टिप टॉप लग रही हैं। सॉरी, मेरा मतलब कि आप जैसा सुंदर तो हमने गली मोहल्ले में किसी को आज तक देखा ही नहीं है। ये सुनकर 48 साल की बूढ़ी उम्र वाली शकुंतला आसमान की सैर करने लगती है। अरे ये तो होना ही था, मैं सुंदर हूँ तभी तो ये मोहल्ले की करमजली लुगाइयाँ अफवाह फैलाती है मेरे बारे में। चलो मिलते हैं शाम को। अच्छा बाय बॉयज। शकुंतला को ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए मोहल्ले की औरतें देखकर चिक चिक बाजी करने लगती हैं। पता नहीं इस औरत को शर्म आती भी है या नहीं बहन। बुढ़े तो बुढ़े, जवान लड़कों को भी नहीं छोड़ती। अरे इस बेशर्म का बस चले तो बच्चों को भी लाइन मारने लगे। इतनी उम्र में जवान लड़कों से हंसी मजाक, हद है बहन। इसी तरह मोहल्ले की औरतें काम में लग जाती हैं। शकुंतला के घर आते ही उसका इकलौता बेटा अमित गुस्से के मिजाज में बोलता है, माँ आखिर कब तक मैं कुंवारा रहूंगा? 25 साल का हो गया मैं, और अभी तक आपने मेरी शादी के बारे में सोचना शुरू भी नहीं किया। आपको अपने से ही फुर्सत नहीं है कि आप मेरे बारे में भी सोच लो, इसलिए मुझे खुद ही बेशर्म होकर अपनी शादी के बारे में बात करनी पड़ रही है। अच्छा लगता है मेरा बेटा अब जवान हो गया, पर थोड़ा सब्र रख, सब्र का फल मीठा होता है। और अपनी माँ पर भरोसा रख, तेरी माँ तेरे लिए एकदम मस्त वाला आइटम ढूंढ कर लाएगी। हाँ। ये सुनकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे पति राजेश न्यूज़पेपर छोड़कर बोलते हैं, हे भगवान, कैसी बेशरम लुगाई से पागला पड़ गया है। अरे ओ बेशरम औरत, बेटे के लिए बहू लाना है, ये क्या आइटम लगा रखा है? और तुम तो रिश्ता मत ही ढूंढो, वरना अपने जैसी कोई बेशरम बहू ले आओगी तो इस घर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। पंडित जी ने एक नेक रिश्ता बताया है, कल चलकर लड़की देख कर आते हैं। ठीक है, तो फिर कल तो मैं एकदम पटाखा बनकर चलूंगी। और देखना, जिस दिन मेरे बेटे की बारात लेकर जाऊंगी ना, उस दिन तो सारा का सारा मोहल्ला मुझ पर लट्टू हो जाएगा। शकुंतला की बेशरम भरी बातें सुनकर दोनों बाप बेटे माथा पीट लेते हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। पता नहीं पिताजी, आपने कैसे माँ के साथ इतने साल बिता दिए। अरे मेरी बेशरम धर्म पत्नी, तुम्हारे चक्कर में ये घर किसी दिन शर्म से डूब जाएगा। अरे पंडित जी ने शरीफ खानदान का रिश्ता बताया है, तो कल अपनी बेशर्मी छोड़कर कोई सलीके के कपड़े पहन लेना, जैसे कि साड़ी। अगले दिन वो लोग लड़की के घर जाने के लिए शकुंतला स्लीवलेस ब्लाउज वाली साड़ी, ऊंची सैंडल और खूब सारा मेकअप लगाकर आती है, जिसे देख राजेश ताना मारते हुए बोलता है, अरे ये चेहरे पर दुनिया भर का मेकअप क्यों लगाई? बेटे की बारात आज ही नहीं लेके जाना, जो बन गई हेमा मालिनी बेशरम औरत। देखो जी, ज्यादा मत बोलो वरना मैं नहीं जाऊंगी, समझे? मैं इसी साड़ी में चलूंगी, इसमें बुराई क्या है? इस तरह से सब कोई लड़की के घर पहुंचते हैं। शिवांगी सिर पर पल्लू लिए नाश्ता परोसती है। शकुंतला ठरकी नजर से उसके पिता की तरफ देखती है। जहां सब लड़की को देखने में बिजी होते हैं, वहीं शकुंतला बेशरम अंदाज में हंसते हुए बोलती है, अरे समधी जी, आप तो बिल्कुल राजेश खन्ना जैसे लगते हैं। मैं तो आप जैसे सुंदर इंसान से ही शादी करना चाहती थी, एकदम मस्त गबरू जवान। सब लोग शकुंतला की बेशर्मी भरी बातें सुनकर शक्ल देखने लगते हैं। शिवांगी मुंह छुपाते हुए फुसफुसाती है, हे भगवान, मेरी सास तो बड़ी बेशर्म निकली, मेरे पापा पर ही डोरी डाल रही है। हो सकता है तू ही ज्यादा सोच रही हो शिवांगी। इसी तरह रिश्ता पक्का होता है और जल्द ही बारात वाला दिन भी आ जाता है। शिवांगी की बेशरम सास अपने लिए भर भर कर मेकअप लहंगे लेती है, बुढ़ापे में पार्लर जाती है। यहाँ तक कि शादी की हर रस्म में शकुंतला कुछ ऐसा करती है कि लोग उसकी बेशर्मी को देखकर हैरान रह जाते हैं। आखिरकार बारात वाला दिन आ जाता है, जहाँ वो मेकअप वाली से बोलती है, अरे ओ मेकअप वाली, कितना हल्का मेकअप किया है। अरे भाई अच्छे से लगाओ, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा, मेरे बेटे की बारात है और दूल्हे की माँ हूँ मैं, थोड़ा स्टाइल मारना तो बनता है। पर आंटी जी, आपके ऊपर हल्का मेकअप ही सूट करता है। खुद को आंटी बोलने पर सास चिढ़कर बोलती है, आंटी किसको बोला? आंटी होगी तू और तेरी अम्मा। पैसे चाहिए ना तो मेकअप पूरा करो। आज तो बिल्कुल मैं अपने बेटे की माँ नहीं बल्कि बहन लगूं ऐसा मेकअप करना, ऐसे तैयार करना कि 10 लोग देखें तो उनकी नजरें मुझे हसीना से हट ही ना पाएं। इसे कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। भूतनी सी शक्ल नहीं कर दी इसकी तो मेरा नाम शीना नहीं। पार्लर वाली अपना गुस्सा उतारते हुए शकुंतला का चेहरा एकदम मेकअप में गुलाबी कर देती है, लेकिन उसे वो भी अच्छा लगता है। वाओ, OMG, बहुत खूबसूरत लग रही हूँ मैं, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। एक रील बनाना तो बनता है, मेरे इंस्टा फैंस का भी तो दिल धड़कना चाहिए। शकुंतला फटाफट से फोन निकालकर रील बनाना स्टार्ट कर देती है। मेरे दीदार को ये
आईना भी खुद तरसता है, मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है, मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। इतने में ससुर सास को बुलाने आता है। अरे ओ बेशरम औरत, अब बस भी कर लो, बारात का समय हो चला है, चलो जल्दी। हाँ जी चलिए, मैं तैयार हूँ। और ये बताइए कि मेरी ये ड्रेस कैसी लग रही है? लग रही हूँ ना अमित की छोटी बहन? अरे तुम तो छोटी बच्ची लग रही हो। नहीं, अभी अभी तो तुमने जन्म लिया है, और ये तुमने क्या पहन रखा है? इतने छोटे कपड़े में समाज में अपने बेटे की बारात लेकर जाओगी? गली मोहल्ले में तो नाक कटवा ही रखी है, और चाहती हो कि बेटे के ससुराल में भी कोई इज्जत ना हो। अभी जाओ और साड़ी पहन कर आओ। शकुंतला अपना मुंह फुलाते हुए कपड़े चेंज करती है। उसकी जगह पर बहुत ही हॉट साड़ी पहनती है, जिसे देखकर राजेश कुछ नहीं बोल पाता। और शकुंतला अपने बेटे की बारात गाजों बाजों के साथ नाचते गाते झूमते हुए जाती है। उसे बेशर्मी की तरह नाचते देखकर बाराती शर्मा कर दूर दूर हो जाते हैं। जैसे बेशरम सास बेटे की बारात लेकर पहुंचती है तो लड़की के रिश्तेदार वाले उसका रवैया देखकर बातें बनाने लगते हैं। अरे बहू देख तो सही, मेरी चाल और अंदाज देखकर कोई बोलेगा कि मैं तुम्हारी सास ही हूँ? और तुम बहू, कर दिया ना मैंने तुझे भी फेल। हे भगवान, कितनी बेशर्म सास है मेरी। सब लोग घूर घूर कर देख रहे हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शादी के पूरे माहौल में सास अपनी बेशर्मी दिखाती है। कभी समधी के साथ चिपक चिपक के फोटो, तो कभी मिठाई खिलाती है। और पूरा परिवार उसकी इस हरकत पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है, जिस पर घर का कोई कुछ भी नहीं बोल पाता है। इस तरह से शादी हो जाती है और शकुंतला की बहू अपने ससुराल आ जाती है। शादी के बाद वो दिन भी आता है जब शकुंतला इंस्टाग्राम पर घंटों जिससे बातें करती थी, आज उससे मिलने जाने का प्लान होता है। अरे बहू, अरे ओ बहू, सुन रही है? हाँ माँ जी बोलिए, क्या बात है? तू बता तो जरा, आज मैं क्या पहनूं? क्यों माँ जी, कहीं जा रही हैं आप? हाँ बहू, जरा मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही थी, और मेरा इंतजार मत करियो, शाम को जरा लेट हो जाएगा। अरे क्यों भाग्यवान, कहाँ जा रही हो? ऐसी कौन सी दोस्त है जो शाम को आने में लेट हो जाएगा? इतना बोलकर शकुंतला वहां से जल्दबाजी में निकल जाती है और रेस्टोरेंट में बैठकर किसी का इंतजार करने लगी। तभी शकुंतला के पास एक उससे भी अधिक उम्र का आदमी आता है। अरे वाह शकुंतला जी, आप इस उम्र में भी इतनी खूबसूरत लग रही हैं, तो जवानी में आप कितनी सुंदर होंगी। अरे बस बस ललित जी, आप भी कोई कम खूबसूरत नहीं है, आप तो बेहद खूबसूरत हैं। आप आए, बाहर आई। इतना बोलकर हंसते हंसते दोनों खाना खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है और दोनों में कब प्यार हो जाता है पता ही नहीं चलता। तभी शकुंतला अपना प्यार का इजहार करते हुए फोन पर बातें करते हुए बोलती है। ललित, मैं आपको कैसी लगती हूँ? हाँ शकुंतला जी, आपको पहली नजर देखते ही मुझे प्यार हो गया था, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। शकुंतला ललित से अपने दिलो जान से प्यार करती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। ललित ने अपने बारे में शकुंतला को झूठ बोला था कि अपने पूरे घर परिवार में वो अकेला है। जब शकुंतला को ये पता चलता है कि ललित ने उसे धोखा दिया होता है, तो वो गुस्से में ललित को कॉल लगाकर कहती है, अरे ललित जी, आपने मुझे धोखा दिया। आपने मुझे कहा था कि आपके घर में कोई नहीं है। आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया कि आपके घर में पूरा परिवार है? हाँ शकुंतला, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें देखकर थोड़ा बहक गया था, लेकिन अब से तुम अपने घर की जिम्मेदारियों को देखो और मैं अपने घर की जिम्मेदारियों को देखूंगा। इतना सब सुनने के बाद शकुंतला अपनी आंखों में आंसू ले रोने लगती है, जिससे कि उसकी बहू शिवांगी उसे देख लेती है और उसे आकर समझाती है। माँ जी, मस्ती भी कोई उम्र के साथ ही अच्छी लगती है। आपके संस्कार आपके बच्चों को गर्व दिलाएंगे, लेकिन आपकी हरकतें उन्हें शर्मिंदा भी करती हैं। उस दिन के बाद से शकुंतला को पछतावा होता है और वो शर्मिंदा होती है और अपनी बहू से सुधार का वादा करती है और धीरे धीरे वो छोटे कपड़े पहनना छोड़कर साड़ी पहनना शुरू कर देती है। बहू, तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं संस्कारों और सम्मान के साथ रहूंगी। अब कोई भी मुझे बेशर्म सास या बेशर्म माँ पत्नी नहीं बोलेगा। इस तरह से कहानी खत्म होती है। जहां शकुंतला मोहल्ले में अपनी बदली छवि के लिए तारीफ बटोरती है, तो वहीं पूरा परिवार खुशहाल नजर आता है और अपनी सास, पत्नी, माँ में हुए बदलावों के कारण अब वो सब भी गर्व के साथ रहते हैं। दोस्तों, जिंदगी में वो बदलाव जरूर करना चाहिए जिससे आपको और आपके परिवार को खुशी मिले और साथ में समाज में इज्जत भी।
देखो देखो, आज तो हमारी बेशर्म सास ने सुबह सुबह ही कितना मेकअप शेकअप किया हुआ है, जैसे 16 साल की हो। हाँ हाँ, उस करम जले दूध वाले को जो दिखाना है। इस उम्र में सासू माँ को इतनी बेशर्मी शोभा नहीं देती। आज तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा कि सासू माँ का सच में दूध वाले के साथ चक्कर है कि नहीं। तभी दरवाजे पर दूध वाला आ जाता है। कामिनी मैडम जी, लाओ बर्तन दे दो दूध का। हाँ हाँ, ये लो बर्तन, पूरा भरकर दूध डालना। कामिनी जैसे ही बर्तन बढ़ाती है, उसकी साड़ी का पल्ला सरक जाता है, जिसे देखकर अब तो बहुएं और ज्यादा बातें बनाने लगती हैं। देखा तुम सबने, हमारी ठरकी सास ने अभी कितनी बेशर्म हरकत की। इस जैसी बेशर्म सास को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आखिर क्यों ये पांचों बहुएं अपनी सास को बेशर्म बोल रही हैं? क्या सचमुच कामिनी बेशर्म है? आखिर क्यों ये 5 बहुएं इस तरह की खिचड़ी पका रही हैं? इस बात में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है, कहानी के पिछले एपिसोड से देखते हैं। पार्क में कामिनी जॉगिंग के कपड़ों में सुबह के वक्त जॉगिंग करने जाती है, जहां 3-4 बुढ़े मिलकर कामिनी को देखकर छेड़ने लगते हैं। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आती हो कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन। अरे आज तो आप माल ही लग रही हो। अरे मेरा मतलब कमाल लग रही हो। बूढ़ों की बातें सुनकर कामिनी गुस्से में चिढ़कर बोलती है, ऐसा खींचकर तमाचा मारूंगी ना, कुछ दूर बॉल की तरह लुढ़कते हुए मिलेगा, बुढ़ा कहीं का। इतना कहकर कामिनी आगे बढ़ जाती है, जहां पर उसे जवान लड़के मिलते हैं, जिसे देखकर कामिनी ठरकी अंदाज में बोलती है, अरे वाह, क्या स्मार्ट हैंडसम बॉयज हैं। इन्हें देखकर तो मेरा दिल फिसल रहा है। बॉडी भी कितनी मस्त है।